हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भारत का संपूर्ण भूगोल। इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे जो आपका भूगोल है। जितने भी आपके भारत के भूगोल से क्वेश्चन बनेंगे, सब के सब आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब कुछ यहीं पर आपको मिलेंगे। कह रहा है कि भैया भारत भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, याद रखिएगा। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो भारत के दक्षिण में है आपका हिंद महासागर। अभी हमने बताया था भारत ऐसे है, दक्षिण में ही तो आपका आएगा ना हिंद महासागर। आगे बढ़िएगा कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है। तो आप कहेंगे हिमालय पर्वत है, ठीक है ना, हिमालय पर्वत हो जाएगा। और अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भारत की माध्यान्ह रेखा आपकी कौन सी है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा ये है 82.5 पूर्वी देशांतर, जो भारत के नैनी से होकर जाती है, ठीक है। भारत के नैनी से होकर यहाँ पर जाती है और 5 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है ना। अगला दिया गया है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, अर्थात जो आपका भारत है तो यहाँ पर से एक रेखा जाती है, एक यहाँ से रेखा जाती है, वो इतने विस्तार है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला आपसे कह रहा है कि भारत के देशांतरी विस्तार कितना है। छुट्टी नहीं हुई है, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है। छुट्टी कहाँ हुई है, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है। परेशान क्यों हो रहे हैं। अभी तो आपने थोड़ा ही देखा, ये ट्रेलर था आपका, ठीक है। अभी पूरी तो यहाँ पर रामायण ही बाकी है इस क्लास की, ठीक है। जाना नहीं है, जाएंगे तो क्या मतलब है। देखो भैया, कह रहा है क्या, भारत का देशांतरी विस्तार है। तो भारत का देशांतरी विस्तार क्या हो गया, जो आपकी ये देशांतर रेखा एक यहाँ से जा रही होगी भारत के पश्चिम से, एक पूर्व से, तो 98.7 से लेके ये 97 यहाँ पर 25 अंश यहाँ पर जाती है। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका हो गया ये। अगला पूछेगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण, भारत का उत्तर से दक्षिण कितना है। तो 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्र विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है, 2.4% याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। चलिए बताइएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। तो आप कहेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आप कहेंगे 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तो आपकी 7516। तटीय राज्य मतलब ये हो गया कि एक तो तट आपके यहाँ पर हो गया 1600, साथ में यहाँ पर जो आपके कौन है, अंडमान निकोबार है, इधर आपका केरल में जो द्वीप है, इन सब को मिलाकर ही होती 7516.6 किलोमीटर होती है। यहाँ पर दोस्तों अगला दिया गया है कि भारत की मुख्य भूमि का तटीय, अर्थात ये जो आपका तटीय एरिया था इतना, ये है 6100 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ को और यहाँ को मिला दिया जाए, जो आपके अंडमान निकोबार में है, इधर जो द्वीप है, इन सबको मिला दिया जाए तो आपकी 7516 होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक किस राज्य से विस्तृत है। तो पूरब में किबथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, और भैया पश्चिम में गौर माता, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण किस क्रम में है। तो उत्तर में इंदिरा कौल है, जो कि लद्दाख में है, और दक्षिण में आपकी कन्याकुमारी, जो कि आप देखेंगे तमिलनाडु। वैसे यहाँ पर दक्षिण में आपको कन्याकुमारी नहीं लगाना है, आपको लगाना है कहां पर, इसको कट कर दीजिए, आपको लगाना है इंदिरा पॉइंट। क्या लगाना है, इंदिरा पॉइंट लगाना है, इंदिरा पॉइंट ये आपका है। लेकिन वैसे मुख्य भूमि का विस्तार पूछ लिया है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। मुख्य भूमि दिया गया है ना, तो मुख्य भूमि का आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। अगला दिया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट किस देश के निकट है। तो इंडोनेशिया के है। देखो वो पॉइंट पूछा गया, अगर पॉइंट पूछता है तो अंडमान जो आपका अंडमान निकोबार लगा देते, लेकिन यहाँ पर मुख्य भूमि लगा दिया था, इसलिए वो तमिलनाडु सही हुआ है वहां पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम भारत का मानचित्र किसने बनाया था। तो इनका नाम है एन विले नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवासित है, अर्थात देखा जाए तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा जो कि तट रेखा से कितनी आपकी है। तो 12 नॉटिकल मील है। ये भैया इसे बोलते हैं समुद्री मील आपकी है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है कितनी, तो 1.824 यहाँ पर किलोमीटर होता है। भारत का समुद्री संलग्न क्षेत्र अर्थात जो आपका जोन आता है, ये 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक होता है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ना, जो कि आपके तटीय से अर्थात जो आपके तट हैं, इन तटों से देखा जाए तो आपके 200 समुद्री मील तक भारत का आर्थिक क्षेत्र। अर्थात ये हो गया कि भैया जैसे भारत में मान लीजिए कि भारत में एक कोई खान निकल आई इसका पेट्रोल की, तो भैया अगर वो कितनी है 200 समुद्री मील में है, तब तो भारत का अधिकार है, नहीं तो जो भी देश उसके पास होगा उसका अधिकार वहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। या जो भी कर लेंगे तो याद रखिए 200 समुद्री मील तक यहाँ पर अपना एक अधिकार आपका होता है, उसमें जो भी आपकी खनिज संपदा होगी उसमें उस देश का अधिकार होता है। अगला दिया गया है कि सरक्रिक भारत व किस देश के मध्य विवाद है। सरक्रिक एक आपका कह सकते हैं दलदली स्थान है, और ये विवाद जो आपका है भारत पाकिस्तान के साथ है। सरक्रिक क्षेत्र कहां पर है, गुजरात के, जो गुजरात का कच्छ का रण है वहां पर है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी कौन सा है, आपका भूटान है। मन्नार की खाड़ी
कन्याकुमारी व पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और आपके श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात जो आपकी एलएसी है ना, भारत और किस देश के बीच है? देखो एलएसी दिया गया है, एलओसी नहीं दिया है। एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा ये आपकी चीन के बाद जाती है। जो एलओसी रेखा आपकी है वो भारत और पाकिस्तान के बीच जाती है, तो जल्दीबाजी में इसको भी गलती मत करिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच जाती है? डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच जाती है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर डूरंड रेखा की बात करते हैं तो भैया यह रेखा वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में आपका है। मतलब इसका यह है कि डूरंड रेखा जो आपकी जाती है वो आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जाती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जाती है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि डूरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो 1893 में। मैकमोहन रेखा जो भारत के किस देश के बीच में है? तो आप कहेंगे भारत और चीन के बीच आपकी मैकमोहन रेखा है, याद रखिएगा। निर्धारण 1914 में किया गया था। अगला है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच आपकी है, याद रखिएगा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। और बांग्लादेश में कौन सी है? तो जीरो रेखा, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच है आपकी जीरो रेखा, याद रखिएगा, जीरो रेखा, ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में हुआ था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी को और किस नाम से जानते हैं? तो केप कमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है? तो 8 राज्यों से जाती है। मित्र पर गमछा झार मतलब आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से जाती है। अगला है कर्क रेखा पर सीमा बनाने वाले अंतिम 2 पूर्वी राज्य कौन से हैं? तो कर्क रेखा पर सीमा बनाने वाले अंतिम अर्थात देखा जाए तो त्रिपुरा और जो आपका मिजोरम है ये अंतिम 2 पूर्वी राज्य आपके हैं। दोस्तों कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो आपके मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भैया कर्क रेखा देखिए, सबसे पहले भारत आपका ये बना दिया तो कर्क रेखा ये जाती है और यहाँ पर मानक समय 82.5 आपकी ऐसे जाती है। तो भैया ये जो काटती है ना आपकी छत्तीसगढ़ में काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है, याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगले कोई पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया है कि भारत का जो मानक समय है ये कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय प्रयागराज के मिर्जापुर से लिया गया है, ठीक है ना। कुछ स्रोतों में प्रयाग का राज्य का नैनी दे देते हैं। जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर सही करना है। यहाँ पर दिया है कि भारत का मानक समय अर्थात ग्रीनविच समय से कितना आगे है ना। तो याद रखिए 5.5 घंटा आगे है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मानक समय से कितना है? आप कहेंगे 5.5 घंटे आगे, अर्थात ऐसे आपको लिखे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, तभी आपको याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से? तो आप कहेंगे 5 राज्यों से। ये कौन कौन से राज्य थे? तो हमने कहा कि इनमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर ये आपकी रेखा जाती है। यहाँ पर देखिए अगला दिया है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच कितना समय का अंतर है? तो भारत में जो आपका पूर्वी और पश्चिमी आपका है ये, इसमें 2 घंटे का अंतर है। गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश की जो बीच में समय का अंतर है वो 2 घंटे का है स्थानीय मान में। अगला आते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय में आते हैं। हिमालय पर्वत में आ गए हैं। हिमालय में देखिए कह रहा है ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग कहाँ पर स्थित है? तो याद रखें कि ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग कहां पर है? जम्मू और लद्दाख व तिब्बत में आपका स्थित है। ट्रांस हिमालय को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बती हिमालय के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? तो याद रखिए कौन सी आती है? तो देखिए काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश पर्वत श्रेणी ये इसके अंतर्गत आपकी आती हैं। अगला भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे केटू गाडविन आस्टिन, जो कि यहाँ पर याद रखिए इसे गाडविन आस्टिन कहते हैं या केटू कहते हैं। गाडविन आस्टिन किस पर्वत पर है? तो आप कहेंगे काराकोरम पर्वत पर आपकी है, ठीक है ना। याद रखिए क्वेश्चन और होता है कि उच्च एशिया की रीढ़ किस पर्वतीय क्षेत्र को कहते हैं या श्रेणी को कहते हैं? तो जब काराकोरम श्रेणी आपकी है इसे उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। अगला है विश्व की सबसे तीव्र ढाल पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है ट्रांस हिमालय जो का है। याद रखिए राकापोसी पर्वत चोटी कहां पर है? तो राकापोसी पर्वत जो आपके दिया यहाँ पर विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली आपकी है राकापोसी, और राकापोसी है किसमें? तो आपके ट्रांस हिमालय में है, ठीक है। अगला पॉइंट एक दिया है कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय से किसके द्वारा पृथक होता है? तो जो ट्रांस हिमालय है महान हिमालय पृथक होता है आपका इंडस सांगपो जो कि एक जोन होता है, उस जोन के माध्यम इंडस सांगपो जोन के माध्यम से अलग होता है। अब आते हैं अपने भारत में जो आपका महान हिमालय है। अब महान हिमालय से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा क्या कि महान हिमालय को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो इसे हम लोग हिमाद्री या बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। हमने एक बात बताया था आप लोगों को कि जो भारत आपका है, भारत में ये जो आपका पूर्वी घाट है इसे हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय का जो आपका क्षेत्र है, हिमालय का विस्तार है, ये हिमालय आपका जो है ना ये यहाँ तक आपका हिमालय है। अर्थात जो अंडमान निकोबार में जो छोटे छोटे टीले दिख रहे हैं ना ये हिमालय के ही भाग हैं, इसीलिए यहाँ तक की जो आपकी है इस चीज को हम लोग हिमाद्री कहते हैं, याद रखेगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जो पूर्वी घाट आपका है हिमाद्री कहते हैं, है ना। या याद रखिए महान हिमालय को बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं।
महान हिमालय के विस्तार कहां से कहां है, तो लद्दाख से दोस्तों अरुणाचल प्रदेश तक आपका विस्तार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट जो आपका है किस पर्वत पर है, आप कहेंगे महान हिमालय पर्वत पर आपका है। माउंट एवरेस्ट पर्वत को नेपाल में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सागर माथा के नाम से कहते हैं, क्योंकि जो सबसे ऊंची चोटी आपकी है वो आपकी कहां पर है, माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में ही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महान हिमालय पर्वत की जो चोटी कौन कौन सी हैं, देखो एवरेस्ट भी है, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा, ये आपके महान हिमालय की आपकी सबसे ऊंची चोटियां हैं। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे जाए तो आपको कंचनजंगा बताना है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको यहाँ पर देखा जाए, ये जो आपका दिया गया है, देखो पेड एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगला है कंचनजंगा कहां पर है, तो आप कहेंगे सिक्किम में आपका स्थित है ना। अगला है महान हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है, महान हिमालय लघु हिमालय से होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। याद रखिए महान हिमालय और आपका लघु हिमालय, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, क्या दिया है, लघु हिमालय को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो लघु हिमालय को अन्य किस नाम से, तो दोस्तों महाभारत श्रेणी या हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। किसे, लघु हिमालय को अन्य किस नाम से, तो महाभारत श्रेणी या हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। लघु या मध्य हिमालय का विस्तार कहां से कहां है, तो जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल से स्टार्ट होता है, नेपाल के भारत महाभारत श्रेणी तक आपका इसका विस्तार है। यहाँ पर एक आपका श्रेणी है जिसे बोलते हैं नाग टिब्बा श्रेणी। याद देखिए नाग टिब्बा श्रेणी किस हिमालय श्रेणी का भाग है, तो लघु या मध्य हिमालय का यहाँ पर भाग है। मध्य हिमालय की महाभारत श्रेणी कहां पर है, तो आपके नेपाल में है। मध्य हिमालय की मसूरी श्रेणी कहां पर है, तो आपके उत्तराखंड में है। अगला दिया गया है कि मध्य हिमालय की धौलाधार श्रेणी कहां पर है, तो धौलाधार श्रेणी आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, तो पीर पंजाल श्रेणी, याद रखिए पीर पंजाल याद रखिएगा। देखिए मर्ग जो कि गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, या प्यार घास के मैदान कहां मिलेंगे, तो आपके लघु हिमालय में ही मिलेंगे। कहां मिलेंगे, लघु हिमालय में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शिमला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, दार्जिलिंग जैसे ये पर्यटन स्थल कहां मिलेंगे, मध्य और बाह्य हिमालय के बीच में आपके हैं। देखो मेन बाउंड्री फॉल्ट किन दो पर्वतों के बीच है, तो मध्य और बाह्य हिमालय के बीच आपकी है मेन बाउंड्री फॉल्ट आपका है, अर्थात मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय को अलग करता है कौन, मेन बाउंड्री फॉल्ट करता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बाह्य या शिवालिक हिमालय, बाह्य या शिवालिक हिमालय पूछा गया है। अब यहां पर देखा जाए, यहां से पॉइंट क्या हो जाएंगे, यहां पर देखिएगा कि निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच लंबवत घाटी को किस नाम से जानते हैं, तो दून के नाम से जानते हैं। विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई है ना, में कौन सी सबसे नवीनतम है, तो भैया जो शिवालिक पर्वत है ये नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक। बाह्य हिमालय का विस्तार कहां से है, तो भैया पाकिस्तान के बुटवार से बेसिन तक जाता है, अर्थात असम तक जाता है जो बाह्य हिमालय आपका है ना। बाह्य हिमालय को हम लोग शिवालिक हिमालय कहते हैं। देखो अगला दिया है कि मध्य हिमालय व बाह्य हिमालय के बीच समानांतर जो आपकी संरचनात्मक घाटियां उन्हें क्या कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिए पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार के नाम से जाते हैं। जैसे आपके देखा देहरादून है, और वहां पर जब जाएंगे पूरब में तो आपको द्वार मिलेंगे, जिसे कोट द्वार हो गया। अगला दिया है कि बाह्य हिमालय व उत्तरी मैदान को कौन अलग करता है, देखिए बाह्य हिमालय और उत्तरी मैदान को अलग करता है कौन, हिमालय फ्रंट जो फॉल्ट होता है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। बाह्य हिमालय के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं, तो देखो अभी इस पॉइंट को समझिएगा, कह रहा है बाह्य हिमालय के दक्षिण भाग, अर्थात ये हिमालय है तो इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं तराई भाग, क्या बोलते हैं, तराई है ना। और हिमालय का सबसे दक्षिण भाग आपका है तो इसका सबसे दक्षिण वाला भाग हो जाएगा, और नीचे वाला वो आपका शिवालिक हिमालय हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर पूर्वी हिमालय, देखिए कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, चलिए बताएगा कि कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण, तो ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तर पूर्वी हिमालय में कौन कौन से पर्वतीय राज्य हैं, तो देखिए आपके असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अर्थात जो आपके 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, ये इसी पे आपके स्थित है, याद रखिएगा। अगला है डाफला, क्या है, डाफला पर्वत किस उत्तर पूर्वी राज्य में है, तो डाफला है आपके अरुणाचल प्रदेश में। नागा पर्वत उत्तर पूर्वी राज्य में, तो आपके नागालैंड में है। मिकिर, रेमगा, बामुनी पर्वत आपके हैं असम में है। मिजो पर्वत कहां पर है, आपके मिजोरम में है। केमताल श्रेणी मणिपुरी, तो मणिपुरी तो आप कहेंगे मणिपुरी हो जाएगा। पटकाई भूम पहाड़ियां कहां मिलते हैं, पटकाई भूम पहाड़ियां पूछी भी जाती हैं कि पटकाई भूम पहाड़ी जो आपके पर्वत है आपके अरुणाचल प्रदेश में है। आपके दिया है मिसरी है ना, ये जो आपका मिसमी मिरी आपके अरुणाचल प्रदेश में आपके होंगे। यहाँ पर दिया है गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में है, तो आपके मेघालय में, आपका एमपी में पूछी भी जाती हैं। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग कहां पर, भारत के प्रमुख पठारों में से। यहाँ पर देखो दिया गया है कि छोटा नागपुर का पठार, कह रहे छोटा नागपुर का पठार का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है, तो आप कहेंगे मुख्यतः आपके झारखंड में है। कहां पर है, झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार अन्य किस नाम से विस्तार है, तो छोटा नागपुर का पठार अन्य किन राज्यों में, तो भैया बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में, कुछ भाग आपके उड़ीसा में भी है, जो कि आपके छोटा नागपुर का पठार। अब क्वेश्चन यह होता है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है आपकी दामोदर नदी है। भारत का रूर किस प्रदेश को कहते हैं, भारत का रूर किस प्रदेश को कहते हैं, तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ या पारस हिल कहते हैं, जो छोटा नागपुर पठार बिल्कुल आपका एमपी है, याद रख लीजिएगा। अगला है छोटा नागपुर पठार किस खनिज संसाधन हेतु लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला भंडार के लिए यह जाना जाता है।
चलिए अगला है, छोटा नागपुर पठार को रांची के पठार से कौन नदी अलग करती है? पढ़ लीजिए, बातें ना करिए। ये क्लास अगर पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, जो आपका भारत का भूगोल है ना। यहाँ से पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बातों में लगे रहोगे तो बातों में ही लगते रहोगे, ठीक है। देखो कह रहा है, छोटा नागपुर पठार को रांची के पठार में कौन सी नदी करती है? तो ये है दामोदर नदी। क्या है? दामोदर नदी है। और एक क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहते हैं? तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहते हैं छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, दंडकारण्य पठार कभी कभी पूछ लेता है, दंडकारण्य का विस्तार कहां पर है? तो ये विस्तार आपके देखिए उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक विस्तार है दंडकारण्य। ये देखिए दंडकारण्य पठार जो विस्तार है, ये बस्तर जिला जो कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से आपका है। यहाँ पर एक धातु पाई जाती है, टिन धातु, ठीक है। भारत में जो टिन धातु है, ये बस्तर जिला जो कि छत्तीसगढ़ में, ये दंडकारण्य क्षेत्र में ही आपकी टिन धातु पाई जाती है। आते हैं यहाँ पर मालवा पठार से। मालवा पठार में क्या है? मालवा पठार भारत के किन राज्यों में विस्तार है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। मालवा पठार को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? तो हड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखा जाए, एक पॉइंट आपसे दिया गया है, तराई क्षेत्र। अब देखो तराई क्षेत्र के बारे में, तराई क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां है? तो आपके सिंधु से तीस्ता तक जाता है। जो तराई क्षेत्र हम लोग कहते हैं ना, तराई क्षेत्र, तो तराई क्षेत्र सिंधु से लेकर तीस्ता तक है, अर्थात भाबर के दक्षिण में दलदली क्षेत्र जो आपका होता है। तराई क्षेत्र की चौड़ाई लगभग आपके देखा जाए 15 से 30 किलोमीटर है। तराई क्षेत्र में किन तत्वों की प्रधानता होती है? चिकनी मिट्टी, रेत, बारीक कंकड़ मिलते हैं। तराई क्षेत्र में कौन सी फसलें की जाती हैं? तो दोस्तों गन्ना, चावल, गेहूं आदि कर सकते हैं। देखो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बिल्कुल आईएमपी पॉइंट दिया गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर, है ना। बांगर का कहां क्षेत्र विस्तार है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में भी है। बांगर क्षेत्र में नमक युक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो रेह या कल्लर कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिए, जो कल्लर शब्द आपने सुना होगा, कल्लर, तो भैया बांगर क्षेत्र में नमक युक्त जो क्षेत्र होता है ना, उसे एक रेह या कल्लर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। खादर का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में आपके है। खादर क्षेत्र में किस तत्व की अधिकता होती है? तो चीका की अधिकता होती है। खादर क्षेत्र में कौन सी फसलें? तो आपकी चावल, जूट, गेहूं, गन्ना उत्पादन कर सकते हैं। नदी के मुहाने पर नदियों के अवसादों से निर्मित कीपनुमा आकृति को डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारतीय मरुस्थल। चलिए भारतीय मरुस्थल क्या कह रहा है? कह रहा है 15 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को, है ना, किस श्रेणी में? तो मरुस्थल की श्रेणी में रखते हैं। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस राज्य में है? तो आप कहेंगे राजस्थान में है, ठीक है ना। थार के मरुस्थल का अधिकांश भाग किस राज्य में? तो राजस्थान में है। भारत में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर होता है? तो मरुस्थल में। जब रात होती है तो यहाँ पर तापमान कम हो जाता है, जैसे ही आपको धूप निकलती है तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि बालू होती है और बालू थोड़े में गर्म होगी, थोड़े में आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर ठंडी हो जाएगी। कच्छ का रण किस राज्य में है? तो हमने कहा कच्छ का रण है आपके गुजरात में। सफेद मरुस्थल किसे कहा जाता है? इसको नोट करिएगा कि सफेद मरुस्थल किसे कहते हैं, क्योंकि जब ऑप्शन में आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि भैया सफेद मरुस्थल, आप बोल देंगे कि भैया मरुस्थल है राजस्थान वाला। नहीं, सफेद मरुस्थल कच्छ के रण को कहा जाता है, कच्छ के रण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है कि प्रायद्वीपीय पठार में, देखो ऐसे दिया है, प्रायद्वीपीय पठार किस प्राचीन भूखंड का अंग है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि प्रायद्वीपीय पठार किस प्राचीन भूखंड का अंग है? तो आप कहेंगे गोंडवाना लैंड का है, ठीक है ना। पश्चिमी तटीय मैदान में से आते हैं, तो देखो आपसे कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक आपका है? तो गुजरात से स्टार्ट होता है, कन्याकुमारी तक जाता है। पश्चिमी तट मतलब आपका ये हो गया, यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक आपका जाता है। देखा जाए तो कयाल नामक जो आपके लैगून है, ये आपके पाए जाते हैं केरल में। कोंकण तट कहां से कहां है? तो गुजरात से आपके कहां पर है? गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, ये आपका यहां तक हो जाएगा। गोवा से कर्नाटक, गोवा से हम लोग कर्नाटक तक जाएंगे तो ये तट हो जाता है, कन्नड़ तट हो जाता है। और केरल में कौन सा तट है? तो भैया यहां से यहां तक जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा मालाबार तट हो जाता है, ठीक है ना। अगला दिया गया है कि गुजरात के निकटवर्ती मैदान को क्या कहा जाता है? गुजरात के निकटवर्ती मैदान को कहते हैं कच्छ और कठियावाड़ा मैदान कहा जाता है। भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र कहां पर है? जहां पर ज्वार भाटे आते हैं तो आपके गुजरात में आते हैं सबसे ज्यादा आपके। अगला दिया है साल व सागौन वनों की प्रधानता किस मैदान में है? कोंकण मैदान में है, कोंकण मैदान में। अगला है कौन सा तटीय मैदान अधिक फटा, देखिए कह रहा है कौन सा तटीय मैदान अधिक कटा फटा होने के कारण पत्तनों व बंदरगाहों के लिए अधिक उपयोगी है? तो ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, अर्थात ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये बहुत कटा फटा है ना। इस वजह से यहाँ पर जो बंदरगाह वगैरह है ये आपको देखने को यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के द्वीप समूह, क्या दिया है? भारत के प्रमुख द्वीप समूह। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सालसेट और एलिफेंटा द्वीप, अभी हमने बताया था कि ये पश्चिमी घाट पर है आपका एलिफेंटा द्वीप। कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में है, जो कि मुंबई। देखो रामेश्वरम द्वीप कहां पर है? आपके तमिलनाडु में है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर है? आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। कौन सा द्वीप नारियल के प्रसिद्ध है? तो लक्षद्वीप जो आपका है नारियल के लिए प्रसिद्ध आपका है। कौन सा द्वीप कोरल या प्रवाल से बना हुआ है? तो आपका जो लक्षद्वीप आपका है ये किससे बना है? आपके कोरल या प्रवाल अर्थात प्रवाल भित्ति से बना है, मूंगे की चट्टानी जिसे बोल देते हैं। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा द्वीप प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल भी माना जाता है? तो दोस्तों ये जो आपका रामेश्वरम आपका द्वीप है ये प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल भी माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका अंडमान जो आपका है ना, जो कि भारत में है, लेकिन ये आप
आपसे आपका देखा जाए तो आपका जम्मू कश्मीर, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश अब जम्मू कश्मीर हो गया है, तो इस वजह से तो अगर ऑप्शन में जम्मू कश्मीर नहीं होता है तब आप लोग यहाँ पर अंडमान निकोबार लगाएंगे, ठीक है ना। अगला है कि अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपकी सैडल पीक है, सैडल पीक, ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा पॉइंट है। अगला है ग्रेट निकोबार द्वीप सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ग्रेट निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट थुल्लई, क्या नाम है, माउंट थुल्लई हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, बैरन है, जो कि आपके मध्य अंडमान में पड़ता है। अगला आपसे कह रहा है कि भारत के एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी जो किनारकोडम है, ये कहां पर है, तो उत्तरी अंडमान में है। तो याद रखिए, एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी जो किनारकोडम है, दो ज्वालामुखी आपके भारत में है। अगला है कि अंडमान निकोबार किस महासागर व खाड़ी में अवस्थित है। तो अंडमान निकोबार किस महासागर या खाड़ी में, तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर आपका है, तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर आपका है। सेल्युलर जेल कहां पर है, आपके पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान और म्यांमार को कौन पृथक करता है, तो बताया कि अंडमान जो है और म्यांमार को पृथक करता है कोको पैसेज, क्या, कोको। यहाँ पर है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच जो आपका स्थित है वो डंकन पास है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि डंकन पास किसको अलग करता है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु जो आपका इंदिरा पॉइंट पड़ा होगा, मालदीप, मालदीव, मालदीप जो आपका है और मिनी काय के बीच आपकी 8 डिग्री जो आपका 8 नंबर का जाता है ना, मतलब जैसे 10 डिग्री चैनल है वैसे 8 डिग्री चैनल जो होता है मालदीव और मिनी काय के बीच आपका है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर आपका है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, श्री हरिकोटा द्वीप पर है। अगला है कौन सा द्वीप रामेश्वर सेतु का एक द्वीप है। रामेश्वर सेतु, ये देखिए पंबन द्वीप जिसे रामेश्वर द्वीप कहते हैं। पंबन द्वीप किस खाड़ी में है, तो आपकी मन्नार की खाड़ी में है। किसमें है, मन्नार की खाड़ी में है। अगला दिया गया है कि भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण किस द्वीप पर करता है। चलिए बताइएगा, आपसे कह रहा है जो भारत है अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के लिए परीक्षण यहाँ पर करता है अबुल कलाम द्वीप से करता है, जो आपके प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम है। कौन सा भारतीय द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो उन्होंने बताया माजुली द्वीप, जो कि आपके असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये जो आपका एमपी बिल्कुल पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला है देश का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है, नोट करिएगा, देश का पहला द्वीपीय जिला ये है माजुली द्वीप है, जहां पर आपका माजुली द्वीप आपका सबसे बड़ा द्वीप आपका है। तो सिंपल सी बात है कि अगर तुक्का मारना होता तो आप लगा सकते थे, क्योंकि द्वीप वो होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा है, और जिला है तो एक ही जिला है माजुली वाला। अगला है भारत का अधिकतम आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो सालसेट द्वीप जो आपका है ये मुंबई में है, ये मुंबई में है और सबसे अधिक आपकी आबादी वाला है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, मतलब महाराष्ट्र बोल सकते हैं सालसेट। अब आते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत में, जैसे अरावली पर्वत से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भैया जो आपके अरावली पर्वत है ना, मतलब विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित है, तो आप कहेंगे विश्व में सबसे प्राचीनतम पर्वतों में कौन सा पर्वत है, आपके अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का है, तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कैसा है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अरावली पर्वत कहां से कहां तक विस्तार है, तो दिल्ली, राजस्थान और गुजरात। याद रखिए जो अरावली पर्वत है ये राजस्थान में भी है, दिल्ली में है, गुजरात तक इसका विस्तार है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी में जो आपका हिल स्थित है ना, वो जो रायसीना हिल, इसी में आपकी है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। देखो दिया गया है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है। याद रखिए अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर आपका गुरु शिखर है, बिल्कुल आईएमपी पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है, तो आपके राजस्थान में है। कहां पर है, आपके राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अरावली पर्वत किस प्रकार के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर, तांबा, जस्ता, अभ्रक आदि के लिए होता है। अगला है कि दिलवाड़ा और जरखा जो पर्वत चोटियां हैं किस राज्य में है। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां ये राजस्थान में है। अगला है जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल जो कि दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पहाड़ी पर है, तो याद रखिए इसी पहाड़ी पर आबू पर्वत पड़ता है। याद रखिएगा इसी पहाड़ी पर ही आबू पहाड़ी पड़ती है, अर्थात इस पर्वत पे अरावली पहाड़ी पे एक आबू पहाड़ी है, वहीं पर आपका है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत का कौन सा पर्वत उत्तरी मैदान की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों की विभाजन कार्य करता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत में जो उत्तरी मैदान है और जो आपका प्रायद्वीपीय है, तो यहाँ पर इसमें से एक पर्वत क्षेत्र पड़ता है विंध्य पर्वत। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, कौन, विंध्य पर्वत करता है। देखो एक दिया गया सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार कहां से है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक आपका है सतपुड़ा श्रेणी। देखो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़ नाम है। क्या नाम है, धूपगढ़ नाम है। महादेव पहाड़ी किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों, याद रखिएगा। धूपगढ़ किस पर्वत पर है, तो आपके सतपुड़ा पर्वत के अंश महापर्वत पर, महादेव पर्वत पर आपका है धूपगढ़। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सतपुड़ा पर्वत के जो मैकाल पर्वत की सबसे चोटी आपकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कहां पर है, तो आपके अमरकंटक में है, ठीक है ना। मैकाल पर्वत अमरकंटक। देखो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप कहेंगे अमरकंटक से होता है। सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो सतपुड़ा जो आपका है प्राचीन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पर देखो दिया है भारत का कौन सा पर्वत नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच आपका जल विभाजन का कार्य करता है, तो याद रखिएगा कि भारत का कौन सा है ना पर्वत नर्मदा और ताप्ती के बीच, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पर्वत आपका है। नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा है, मतलब आप समझिएगा कि भैया जो ताप्ती नदी आपकी जा रही है, सतपुड़ा जो पर्वत आपका है इस प्रकार से है।
नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है कौन? ये सतपुड़ा करता है। नर्मदा ऊपर हो जाती है, तापी यहाँ हो जाती है, बीच में आपका पर्वत हो जाता है। अगला दिया गया है कि सतपुड़ा का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? आईएमपी पॉइंट आपको नोट करिएगा कि सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? तो आपके पंचमढ़ी पर्वत को कहते हैं। किसे कहते हैं? पंचमढ़ी पर्वत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र। देखिए भैया, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा प्रमुख पर्वत है? तो दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई है ना, कार्मेल पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां हैं। नीलगिरी पर्वत विस्तृत रूप से किन राज्यों में फैला है? तो तमिलनाडु, केरल और आपके कर्नाटक में। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, आईएमपी पॉइंट है, इसको नोट करते चलिएगा, जो हम आपको बताते चलते हैं उनको नोट करते ही चलना है। ये दोदा बेटा है, आपकी सबसे ऊंची चोटी आपके नीलगिरी पर्वत की है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी या इसे उदंत मंडलम कहते हैं, ये नीलगिरी पर्वत पर भी आपका है। याद रखिएगा, ऊटी कहां पर है? एक दोस्तों हिल स्टेशन भी है, ये नीलगिरी पर्वत पर आपका है। नीलगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे बोलते हैं माकुर्ती बोलते हैं, मकुर्ती बोलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में किस स्थान मिलते हैं? तो नीलगिरी पर्वत पर ही मिलते हैं। अन्नामलाई पर्वत किस राज्य में है? तो केरल में आपका है। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अन्नायमुडी। अन्नायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी की आपकी चोटी है, ठीक है, केरल में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अष्टमुडी, क्या दिया? अन्नायमुडी चोटी किस राज्य में है? तो आप कहेंगे केरल में है। पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताया कि हमने अन्नायमुडी है। केरल में स्थित शांत घाटी किस पर्वत क्षेत्र में आती है? तो शांत घाटी जो आती है नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में आपकी आती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है किस पर्वत को इलायची पर्वत भी कहा जाता है? क्वेश्चन से ही उद्धार नहीं होता है, पढ़ने वाले बच्चे यही नोट्स पढ़ते हैं और इसी प्रकार पढ़ के अच्छा एग्जाम निकालते हैं। क्वेश्चन रट्टा मारा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन से सिर्फ रट्टा मार सकते हो और कुछ नहीं है। क्वेश्चन आज लिए पढ़ोगे और इसके बाद गायब हो जाओगे। आपका अगर आरओ एग्जाम हो तो आप आरओ नहीं पढ़ोगे, आरओ पढ़ोगे, और अगर पुलिस आ गया तो आरओ किताबें फेंक दोगे, ऐसे फेंकोगे जैसे आरओ में वो चीज नहीं होती है। तो आपके दिमाग में ही कुछ ऐसी चीजें भर गई हैं कि अगर आप पुलिस पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे हम आरओ नहीं पढ़ेंगे, अगर आरओ पढ़ रहे हैं तो हम पुलिस नहीं पढ़ेंगे। जीएस वही होती है, सब कुछ वही होता है, बस ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर में पढ़े हो। हम अगर आपको कुछ अच्छी चीज देना चाहे तो आप कहोगे नहीं सर जी ऑब्जेक्टिव कोर्स जो पढ़ रहे हो उसे पढ़ लो, इसी से उद्धार होने वाला है, ठीक है। देखो आपसे कह रहा है क्या कि किस पर्वत को इलायची पर्वत भी कहते हैं? तो किस पर्वत को इलायची पर्वत कहते हैं? कार्डमम पर्वत को कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डमम पर्वत। याद रखिए, कार्डमम पर्वत को इलायची पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है पालघाट और सेनकोट दर्रे किस राज्य में है? पालघाट दर्रा, सेनकोट दर्रा कहां पर है? केरल में है। भोरघाट और थालघाट दर्रे किस राज्य में है? तो भोरघाट थालघाट कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन पूछेगा पालघाट दर्रा कहां पर है? तो आपके केरल और तमिलनाडु में आपका है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे भोरघाट और थालघाट, ये आपके महाराष्ट्र में। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहां पर बताइए अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखो आपसे कह रहा है कि पश्चिमी घाट बताइए, पश्चिमी घाट में कि पश्चिमी घाट की कुल लंबाई कितनी है? तो पश्चिमी घाट की कुल लंबाई आपकी लगभग 1600 किलोमीटर है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से? तो तापी नदी से स्टार्ट होता है, ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक आपका है, लगभग 16 किलोमीटर आपका है। अगला दिया है पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आपके सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियों में, देखो केंद्रमुख है, हरिश्चंद्र है, महाबलेश्वर है, कलसुबाई जो आपकी है, ये पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियां हैं। अगला है पश्चिमी घाट कल जो है कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो भैया पश्चिमी घाट जो आपका 6 राज्यों में, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे आपको देखना है। यहाँ पर देखिए गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा और तमिलनाडु तक में फैला हुआ है जो आपका पश्चिमी आपका तट हो जाएगा। अगला दिया गया है पश्चिमी तट की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ की नदियां ज्वारनदमुख अर्थात एस्च्यूरी बनाती हैं, जलप्रपात का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? तो 2012 में पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया है कि केरल और तमिलनाडु को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपके पालघाट जो दर्रा है ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है? तो हमने बताया पूर्वी घाट आपके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो भैया तमिलनाडु है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर आपका उड़ीसा है, यहाँ तक में विस्तार है आपका कौन? पूर्वी घाट का विस्तार है। अगला है कि वेलिकोंडा और पालकोंडा पर्वत किसके अंश से? पूर्वी घाट के हो जाएंगे। पूर्वी घाट को सबसे ऊंचा शिखर क्या है? तो जिंदगढ़ आपका है, यहाँ पर दिया गया उसे महेंद्रगिरी होना चाहिए यहाँ पर। अगला है देखो यहाँ पर महेंद्रगिरी करिएगा, दिया है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर? नीलगिरी पर्वत पर आपको मिलते हैं। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अच्छा सॉरी माफ करिए, देखो यहाँ पर ये आपको मिला है जिंदगढ़, ठीक है, जिंदगढ़ है। और अगर दूसरी पूछ लेता है तो महेंद्रगिरी हो जाएगा, ठीक है, दूसरी पूछ ले तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। जैसा ऑप्शन पूछे, जैसा ऑप्शन में कहा जाए वैसे आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर नदियां अपवाह तंत्र, यहाँ पर देख सकते हैं कि हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र देख सकते हैं कि भैया सिंधु नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी, कह रहा है सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? चलिए बताएगा कि सिंधु नदी का उद्गम जो होता है कहां से होता है? तो आपके तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से आपका है ना, निकट कैलाश पर्वत के जो आपका बोखर चुके निकट एक हिमनद से होता है।
सिंध को तिब्बत में क्या कहते हैं? सिंध को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो कह सकते हैं कि सिंधु को जो कहते हैं वो सिंगी ख्वान या शेरमुख कहते हैं। सिंध की लंबाई, कुल लंबाई जो आपकी 2828 किलोमीटर है। भारत में सिंधु नदी का कुल लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर में है। मतलब ये है कि सिंधु नदी जो आपकी आती है वो कुछ इस प्रकार से ऐसे आती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो आपकी आती है कुछ ऐसे आपके बांग्लादेश वाले में आती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के किन केंद्र शासित राज्यों में सिंधु नदी प्रवाहित होती है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रवाहित होती है। लेह कहां पर अवस्थित है? तो सिंधु नदी के बाएं तट पर। याद रखिए जो लेह है ये सिंधु नदी के दाएं तट में। कहां पर है? सिंधु नदी के दाएं तट पर आपको अवस्थित जो आपका लेह है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है क्या? चलिए यहां पर देखो दिया गया है भारत के किस स्थान पर सिंधु नदी का प्रवेश करती है? भारत के किस स्थान पर सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है? तो दमचोक जो आपका है यहां पर करती है। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डिजर्ट के किस ओर से बहती है? तो पश्चिम से बहती है। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो देखिए यहां पर देखा जाए तो आपकी कारबुल है, कुर्रम है, गोमल है, संबर है, तोची आपका है, विभोवा है, श्योक नदी भी है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा श्योक नदी वाला। बाकी यहाँ पर देखिए बाएं तट वाली जो नदियां हैं, बाएं तट वाली ये कि जास्कर, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज जो आपसे हमेशा पूछी जाती हैं वो बाएं तट वाली ही पूछी जाती हैं। जास्कर जो आपकी है, झेलम है, चिनाव है, रावी है, ब्यास है, सतलज आपकी है। ठीक है ना। यहाँ पर बाकी जो आपकी बाएं वाली है, बाएं वाली में जो आपसे पूछा जाता है ये जैसे आपको दिया गया है बाएं वाली हो जाए, सॉरी दाएं वाली हो जाएंगी, ये बाएं वाली है। अगला दिया है पंचनद में कौन सी नदियां शामिल है? आपने पंचनद का नाम सुना होगा। पंचनद में आपका देखिए झेलम है, चिनाव है, रावी है, ब्यास है और आपकी सतलज है। सिंधु की किस सहायक नदी को मध्य एशिया में चार कंडी एवं काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु नदी के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों याद रखिए इस पॉइंट को नोट कर लिएगा, क्वेश्चन मिला है। याद रखिए कि भैया जो आपका सिंधु की किस सहायक नदी को मध्य एशिया में चार कंडी कहते हैं और काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जानते हैं? श्योक नदी को। इसमें बाढ़ आ जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिंधु नदी भारत के पश्चात किस देश में प्रवाहित होती है? तो आपके भारत के बाद पाकिस्तान में जाती है। किस समझौते के अनुसार तीन पूर्व नदियों जो कि ब्यास है, रावी है, सतलज, इसका 80% जल का उपयोग भारत करेगा, जबकि तीन पश्चिमी नदियां जो आपकी है सिंधु, चिनाव और झेलम का 80% ये करेगा कौन? तो आप कहेंगे सर पाकिस्तान करेगा। ये सिंधु जल संधि आपकी हुई थी, है ना, जो कि आपके 1960 में हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, पाकिस्तान के तत्कालीन थे आपके राष्ट्रपति अब्यूस खान थे। आते हैं आपकी चिनाव नदी में। चिनाव को हम लोग पुराने समय में अस्कनी के नाम से जानते थे। किस नाम से? अस्कनी। तो चिनाव नदी किन दो नदियों से मिलकर तो चंद्र और भागा के नाम से ये आपकी आती है, दोनों जुड़ती हैं, तब इसे चिनाव नदी कहते हैं। चिनाव नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तो बारालाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश है। चिनाव नदी की भारत में लंबाई आपकी 1180 किलोमीटर है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी चिनाव नदी है। महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं में जैसे बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, दुलस्ती परियोजना, ये किस नदी पर है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी चिनाव नदी पर पूछेगा। बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, दुलस्ती परियोजना आप कहेंगे चिनाव नदी में। ये बिल्कुल आईएमपी पॉइंट आपका है। अगला पॉइंट आपका आता है रावी या पारुष्णी नदी। रावी को पुराने समय पारुष्णी नदी कहते थे। रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश से है। रावी नदी पर कौन से बांध बनाए गए हैं? तो आपका चमेरा बांध है और आपका थीन बांध है ना। थीन बांध को पुंगबांग भी कहते हैं। तो चमेरा और थीन किस पर है? आपकी रावी नदी पर है। रावी नदी का विलय किस नदी में होता है? तो आपकी चिनाव नदी में इसका विलय हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है ब्यास या बिपाशा नदी। ब्यास या बिपाशा नदी, देखिए ब्यास को हम पुराने समय में बिपाशा नदी कहते थे। ब्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? ब्यास कुंड जो कि हिमाचल प्रदेश में आपका है। ब्यास नदी किस स्थान पर सतलज नदी मिलती है? तो आपके हरिकेश बैराज से मिलती है। वहीं से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई जो राजस्थान के लिए जल सिंचाई आपके यहाँ पर करती है। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी कौन सी जो पाकिस्तान में नहीं जाती है? तो ब्यास नदी आपकी ऐसी है जो भैया पाकिस्तान में नहीं जाती है, जो कि आपकी सिंधु की एक सहायक नदी है। यहाँ पर दिया है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति कहां से होती है? तो हरकेश बांध से होती है। ब्यास नदी पर किन बांधों का निर्माण हुआ है? तो पोंग बांध और मंडी बांध बना हुआ है जो कि आपकी ब्यास नदी पे। अगली नदी आपकी है सतलुज नदी। याद रखिए इसे सतोद्र के नाम से जानते थे। सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है? राक्षस ताल जो कि राक्षस ताल इसे कहते हैं, ये आपके तिब्बत में आपका है। सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो आपके सिपकीला दर्रा से। बिल्कुल आईएमपी है, इसको नोट करिएगा। सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है, याद रखिएगा। अगला आपसे कह रहा है कि सतलज नदी पर कौन से बांध निर्मित किए गए हैं? तो भाखड़ा नांगल बांध, नाप्ता झाकरी बांध, ये सतलज नदी पर आपके निर्मित है। देखो सतलज किस प्रकार की नदी है? तो सतलज किस प्रकार की है? ट्रांस हिमालयी नदी है। ये ट्रांस हिमालय को पार करके आपके भारत में प्रवेश करती है। आते हैं गंगा नदी अपवाद तंत्र में। क्वेश्चन दिया है कि कौन सा नदी बेसिन 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? सबसे बड़ा नदी बेसिन अर्थात गंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र, एक प्रकार से इसकी जो सहायक नदियां हैं या इसका पानी जो जाता है, कुल मिला के ये गंगा नदी बेसिन सबसे बड़ा इसका 11 राज्यों में इसका फैलाव आपका है। गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है? तो गंगा नदी आपकी बनी है अलकनंदा और भागीरथी जो कि उत्तराखंड में आपका है, याद रखिएगा देवप्रयाग।
कह रहा है अलकनंदा नदी कहां से निकलती है, तो संतोपथ हिमालय जो हिमालय है आपकी उत्तराखंड से निकलती है। भागीरथी नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से जो उत्तराखंड से निकलती है। दोस्तों अलकनंदा में पिंडर नदी कहां मिलती है, तो अलकनंदा में पिंडर नदी मिलती है कर्णप्रयाग में। मंदाकिनी नदी अलकनंदा मिलती है आपके रुद्रप्रयाग में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे गंगा नदी दी गई है, अब गंगा नदी में आप देखेंगे कि भैया भागीरथी गंगोत्री हिमनद से उत्तराखंड से आई, अलकनंदा संतोपथ हिमनद से आई, उद्गम जो आपके उत्तराखंड में है, और यहीं पर आपका बना है, यहाँ पर एक टेहरी बांध है और यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर भी आपका है, ठीक है। इस वाले जो अलकनंदा नदी है उसी किनारे बद्रीनाथ मंदिर है, टेहरी बांध आपकी भागीरथी बना है। ये दोनों आते हैं आपके देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग में जब देवप्रयाग में आती है तो भागीरथी और अलकनंदा मिलने से ही ये देवप्रयाग कहा जाता है। इसके बाद संयुक्त धारा ही गंगा कहलाती है, आपकी गंगा हो गई। अब ये गंगा नदी जो आपके देखा जाए तो आपके कहां आती है, मैदानों क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, आपके हरिद्वार में प्रवेश करती है। दोस्तों याद रखिएगा कन्नौज रामगंगा नदी, अर्थात कन्नौज में ये रामगंगा नदी बोला जाता है। गढ़वाल की पहाड़ियों से उत्तराखंड से आती है रामगंगा नदी, इसमें आपकी मिल जाती है कन्नौज में, ठीक है। जो आपकी गढ़वाल की पहाड़ियों से उत्तराखंड से आती है रामगंगा नदी, वो आपकी कन्नौज में आपकी आती है। दोस्तों बंदरपूंछ की चोटी से अर्थात यमुनोत्री हिमनद से जो आपकी यमुना नदी आपकी आती है, जो कि प्रयागराज में आपका इसका मिलन होता है, किसका, यमुना नदी प्रयागराज मिलती है। और यमुना नदी में देखिए चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी और बघेल नदी, ये यमुना के सहायक नदी आपकी हो जाती हैं। ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझते चलेंगे, पूरा गंगा नदी आपको समझ में आएगा, जो नदियां हैं वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे रामगंगा नदी किसकी सहायक है, आप कहेंगे सर गंगा की है, कन्नौज में आती है। यमुना नदी किसकी सहायक है, प्रयागराज की है। और भैया यहाँ पर यमुना के सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और आपका केन और बघेल है। अब यहाँ पर गंगा नदी आगे चलती है आपकी वाराणसी में, वाराणसी की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर आगे आते हैं गाजीपुर। तो देखो यहाँ पर एक फुल्लर झील है, फुल्लर झील से भैया गोमती नदी आती है ना, पीलीभीत जिला से, जो उत्तर प्रदेश में फुल्लर झील है, वहां से गोमती नदी आती है और गाजीपुर में आके मिलती है। कहां पर है, गोमती नदी मिलती है आपकी गाजीपुर मिलती है, याद रखेगा, ठीक है ना। तो गोमती नदी भी इसकी सहायक नदी है आपकी, किसकी, गंगा की, लेकिन गाजीपुर में आती है। अब यहाँ पर देखिए एक सोन नदी है, सोन नदी जो आपको मालूम है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली एकमात्र नदी है, अमरकंटक झील से निकलती है सोन नदी, ठीक है ना। याद रखिए यहाँ पर कह रहा है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये मध्य प्रदेश में है। और सोन नदी की सहायक नदियों में रिहंद है, उत्तरी कोयल है, जोहिला है। सोन नदी आपकी मिलती है दानापुर में मिलती है आपकी, दोस्तों याद रखिएगा, पटना से पहले थोड़ा आपका है। लेकिन एक आपकी नदी आती है कौन, घाघरा नदी, ये मानसरोवर झील के निकट आपके मापचांगदू हिमने से निकलती है। घाघरा नदी मिलती है छपरा बिहार में आती है। तो घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपकी छपरा, जो कि गंगा की है, जो कि छपरा में मिलती है। अब हम लोग गंगा को ले चलते हैं पटना, और पटना से पहुंचते हैं आपके हाजीपुर में। जब हाजीपुर में पहुंचते हैं तो नेपाल से एक नदी आती है गंडक नदी, वो गंडक नदी भी आपकी कहां मिलती है, गंगा मिलती है, कहां पर, हाजीपुर में। अगला आते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं भागलपुर। भागलपुर में दोस्तों तिब्बत की गोसाईनाथ की चोटी से निकल कर आती है कौन सी, यहाँ पर देखिए कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे बिहार का शोक कहते हैं। और ये भागलपुर में आके ये मिल जाती है, अर्थात कोसी नदी भी गंगा की सहायक नदी हो गई। यहाँ पर देखो अब आते हैं कहां पर, बंगाल में। तो भैया पश्चिम बंगाल में जब आते हैं तो फरक्का में जब पहुंचते हैं, फरक्का में पहुंचते हैं तो गंगा की धारा पर 17 किलोमीटर तक ऊपरी हिस्से पर आपका बना हुआ है, याद रखिए, ये जो आपका है फरक्का। फिर इसके बाद आते हैं तो गंगा की दो धाराएं विभक्त हो जाती हैं, ठीक है, याद रखिए, बैराज, फरक्का बैराज वाला तो हो गया। अब उससे थोड़ा सा आगे तो गंगा की दो धाराएं विभाजन हो जाती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं, तो एक होती है हुगली धारा, हुगली, जो कि देखिए कोलकाता में गंगा हुगली नदी के से जानी जाती है, अर्थात कलकत्ता में गंगा हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। जो गंगा नदी है वही कलकत्ता में हुगली नाम के जानते हैं। और हुगली नदी कहां जाती है, गंगा सागर द्वीप में जाती है, वहां से जाती है बंगाल की खाड़ी में। और दूसरी धारा जो आपकी जाती है वो भागीरथी में। अब देखिए भागीरथी, जब हम लोग बोले कि भैया भागीरथी से बोला गया है, तो गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करने पर भागीरथी नाम से जानती है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गई है तब इसे भागीरथी कहते हैं। अब आगे जाएंगे तो ये पद्मा नदी, अर्थात जो आपके बांग्लादेश स्थान पर भागीरथी और जमुना मिलती हैं, तब ये क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नाम से मिलने वाली पद्मा नदी ये होती है, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी। और जो आपकी है कौन, गंगा नदी, ये मिलती है, उसको जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जमुना नदी बोलते हैं। और आगे आते हैं, मतलब वही जो आपकी दोनों धाराएं मिल जाएंगी, दोनों धाराएं मिल जाएंगी तो आपकी मेघना कहलाएंगी। और इसके बाद अंत में ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती है। तो गंगा नदी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्लियर है, इतने बड़े इमेज में सब कुछ आपको कंप्लीट हो गया। आगे आइए, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है अलकनंदा भागीरथी कहां पर आपस में मिलती हैं। चलिए, अलकनंदा व भागीरथी कहां पर आके मिलती हैं, तो देवप्रयाग में। अलकनंदा किन दो नदियों से मिलकर, तो आपके धौली गंगा और विष्णु गंगा से बनती है। धौली गंगा विष्णु गंगा आपस में मिलकर कहां पर, तो अलकनंदा बनती है विष्णु प्रयाग में। दोस्तों गंगा किस शहर तक पर्वतीय क्षेत्र में बहती है, गंगा किस शहर तक पर्वतीय क्षेत्र में, तो हरिद्वार। हमने अभी बताया था कि मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है गंगा, कहां पर, आपके हरिद्वार में प्रवेश करती है। इसके पहले ये सब पर्वतीय क्षेत्र में रहती है गंगा। अगला है गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है, तो घग्गर और तीस्ता। याद रखिए गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच, तो आपके घग्गर और तीस्ता के बीच यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा
गंगा नदी के उत्तरी तट की कौन सी सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा गंगा नामक दो धाराओं से मिलती है? तो आपकी गंडक नदी जो आपकी है ये दोस्तों आपकी देखा जाए तो इसकी सहायक नदी है काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ये दो धाराएं मिलती हैं तो गंडक नदी यहाँ पर कहलाती है। आगे आइए, अगला पॉइंट दिया है गंगा नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? गंगा नदी किन राज्यों से? तो आप कहेंगे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, यहाँ पर आ गई, बिहार से और पश्चिम बंगाल से होकर आती है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का मुहाना कहाँ था? बंगाल की खाड़ी था। किस उच्च न्यायालय ने 2017 में गंगा को जीवित मानव का दर्जा दिया है? याद रखिए, ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। चलिए आराम से पढ़ा रहे हैं भाई, देखिए क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। किस उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में गंगा को जीवित मानव का दर्जा दिया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा को जीवित मानव का दर्जा दिया है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में गंगा का विस्तार सर्वाधिक है? तो भैया याद रखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है आपका गंगा का। गंगा किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है आपका कानपुर है, याद रखिए कानपुर हो जाएगा। अगला है कि भारत की नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है? तो गंगा नदी का है। किस वर्ष भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था? 2008 में दिया था। गंगा नदी किस राज्य के सर्वाधिक जिलों से? तो आपके 28 जिलों से उत्तर प्रदेश में आपकी बहती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं? तो भागीरथी के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में भागीरथी कह रहा है, पश्चिम बंगाल में भागीरथी से कौन सी नदी पृथक होती है? तो आप कहेंगे हुगली नदी, है ना। बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद पद्मा किस नाम से जानती है? मेघना के नाम से जानते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा किस नाम से? तो मेघना के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भैया ये नदियां मिलती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो ये सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर किस नदी किनारे? आप कहेंगे अलकनंदा किनारे बसा हुआ है। गंगा की दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो गंगा के दाएं तट में से यमुना, टोन, सोन, चंबल, सिंध, केन और बेतवा, ये दाएं तट की हैं। और बाएं तट की बोले तो रामगंगा, महानंदा, गोमती, घग्गरा, है ना, यहाँ पर गंडक, कोसी नदियां ये बाएं से आती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दाएं बाएं तो जानते ही होंगे भैया, ऐसे खड़े हो जाएंगे तो इधर से आपके आ गए, ये बाएं हो गई, इधर आपके दाएं वाली हो गई। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 वाटर हाईवे 1 जो कि सबसे बड़ा ये वाटर हाईवे है, प्रयागराज से हल्दिया तक आपका आता है, याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पर दोस्तों, देखा जाए गंगा नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों में से, जैसे रामगंगा नदी। तो देखिए रामगंगा नदी का उद्गम कहां से है? तो आपके गैरसैंण के निकट आपके गढ़वाल की पहाड़ियों से होता है। रामगंगा नदी क्या है? रामगंगा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? कन्नौज में मिलती है। कौन सी नदी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है? तो रामगंगा नदी ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। अब आते हैं कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम कहां से होता है? गोसाईनाथ चोटी जो कि आपके तिब्बत में है। कोसी गंगा में कहां मिलती है? तो कटिहार जिले में, बिहार में मिलती है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। जो एग्जाम में पॉइंट पूछा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं पढ़ा रहे हैं। इतना पढ़ लेंगे तो आप कोई भी एग्जाम पास करेंगे, बाकी आपके एग्जाम के लिए तो रामबाण आपका है। देखो दिया है महानंदा। दोस्तों महानंदा का उद्गम आपके दार्जिलिंग की पहाड़ी से होता है, पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग की पहाड़ी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। महानंदा जो आपकी है गंगा में किस स्थान पर मिलती है? पश्चिम बंगाल में, फरक्का के पास मिलती है। गंगा में बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, गंगा में बाएं तट से मतलब यहां पर देखा जाए बाएं तट में से ये महानंदा मिलती है, ये अंतिम नदी है जो गंगा में मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है? क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दामोदर नदी दिया गया, दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है? तो छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड से होता है। दामोदर नदी का उद्गम कहां से? तो आपके छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड से होता है। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? आपकी हुगली नदी की, हुगली नदी है। अगला दिया गया है कि दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो इंद्रावती, बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, ये वाजिब के हो जाएंगे। इंद्रावती याद रख लेगा, बाकी आपको बराकर रख लेना है, बोकारो रख लेना है, बाकी और ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगला है बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। क्या कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। अगला दिया गया है चंबल नदी। तो दोस्तों यहाँ पर चंबल नदी की बात करते हैं, तो चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आके मऊ जो कि मध्य प्रदेश के निकट विंध्य पर्वतमाला की जाना पाऊ पहाड़ी से होता है। क्या? चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? मऊ जो कि मध्य प्रदेश के निकट विंध्य पर्वतमाला की जाना पाऊ पहाड़ी से होता है। चंबल नदी किस नदी में विलीन हो जाती है? चंबल नदी किस नदी में? तो आप कहेंगे यमुना में विलीन होती है, इटावा में आकर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। कौन सी नदी उत्खात या भूमि या बीहड़ का निर्माण करती है? तो भैया ये आपकी बीहड़ आपकी चंबल नदी है जो आपकी बीहड़ का निर्माण करती है। छिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो छिप्रा आपकी दोस्तों चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सोन नदी। सोन नदी कहां से उत्पन्न होती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से जो कि मध्य प्रदेश में है। सोन की प्रमुख नदियां जो आपकी हैं रिहंद है, कन्हार है और आपका गोपद है, जिसमें रिहंद आपको रट लेना है।
अगला है सोन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, तो पटना से पश्चिम में जब दानापुर जाएंगे वहां पर सोन गंगा आपके गंगा में मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा कह रहा है यमुना गंगा नदी में कहां मिलती है, यमुना गंगा नदी में कहां मिलती है, तो आपके प्रयागराज में मिलती है, प्रयागराज में। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, तो याद रखिएगा 19 जिलों से आपकी बहती है ना। यमुना जो आपकी है उत्तर प्रदेश में 19 जिलों से। यहां पर दिया है यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, तो याद रखिए पुलिस एग्जाम में पिछली बार भी देखो क्वेश्चन आया था कि भैया चंबल, बेतवा, केन, हिंडन नदियां ये यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यमुना की सहायक नदी बेतवा का उद्गम कहां से होता है, तो यमुना की सहायक नदी बेतवा का उद्गम होता है विंध्य पहाड़ियों से। कहां से होता है, विंध्य पहाड़ियों से होता है। अगला है कि यमुना नदी किस प्रकार की नदी है, तो बर्फ पोषित नदी है। क्या है, ये बर्फ पोषित नदी कहा जाता है यमुना नदी को। कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है, तो दोस्तों सोन नदी है, वो सीधे आकर गंगा में मिलती है, सीधे आकर गंगा में मिलने वाली नदी है आपकी सोन नदी। दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र की कौन सी नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, तो दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र की कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से, तो आपकी ये है केन नदी, इसलिए केन नदी पर आपकी संयुक्त परियोजना यहाँ पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र किस नाम से, सांगपो के नाम से जानी जाती है। अगला है कि किस पर्वत के सहारे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो दोस्तों याद रखिए ब्रह्मपुत्र अपने भारत में जो प्रवेश करती है नामचा बरवार पर्वत जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यहां से प्रवेश करती है। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, तो सियांग अथवा दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र किस राज्य में पड़ा, तो ब्रह्मपुत्र का नाम जो ब्रह्मपुत्र पड़ा है वो आपके असम में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र आपके भारत में अरुणाचल प्रदेश है ना, फिर आपके असम, फिर आपके मेघालय में प्रवाहित होती है, इसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। अगला है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। क्या, जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी पर है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है जो कि सादिया से धुबरी तक जाता है। पहला नंबर कौन था, पहला नंबर कौन था, तो पहला नंबर आपका था वाटर हाईवे 1 जो कि आपके प्रयागराज से हल्दिया जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 है जो कि दूसरा बड़ा आपका है जो कि सादिया से धुबरी तक आपका जाता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका है, तो ये माजुली द्वीप है जो कि आपके असम में है। अगला दिया है मयूर द्वीप किस नदी पर है, मयूर द्वीप किस नदी पर है, तो आपके ब्रह्मपुत्र पर आपका है। ब्रह्मपुत्र के दाएं तट की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके दाएं तट पे से जो आपकी आती हैं सुबनसिरी, मानस, कामेश, ओमा और तीस्ता नदियां हैं। दाएं का मतलब हो गया इस प्रकार से जाती है सुबनसिरी, मानस, कामेश, आमो और आपकी तीस्ता नदियां। देखिए यहाँ पर पूछेगा ब्रह्मपुत्र के बाएं तट की नदियां कौन है, तो कोपली है, बैराक है, दिबांग है, लोहित है, मेघना है, धनसिरी है ना। तो याद रखिए इसमें दिबांग पूछा जाता है, लोहित पूछा जाता है, याद रखिएगा। किस नदी को खूनी नदी भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा कि किस नदी को खूनी नदी भी कहते हैं, तो याद रखिए यहाँ पर लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिए खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला आता है तीस्ता नदी। क्या आता है, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम कहां से होता है, तो तीस्ता नदी का उद्गम होता है पहुरी बिहिमनद से जो कि सिक्किम से है। पहुरी निम्नद है जो कि सिक्किम से है। तीस्ता नदी जल विवाद किन देशों के बीच है, तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच है तीस्ता विवाद। तीस्ता नदी किस नदी में विलीन हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो जाती है। यहाँ पर देखो प्राविद्वीपीय नदियों में जो अपवाह तंत्र में कह रहा है अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदी में से एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो कि आपकी नर्मदा नदी। क्या है, नर्मदा नदी जो कि आपके सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली यहाँ पर नदी है। देखो आपसे कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से होता है, ठीक है ना। नर्मदा नदी का मुहाना कहां पर है, तो नर्मदा नदी का मुहाना खंबात की खाड़ी जो कि आपके अरब सागर में है ना। मतलब आप समझ लीजिए कि ये आपका है यहाँ पर नर्मदा नदी इस प्रकार से आती है ना, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, खंबात की खाड़ी में जाती है। यहाँ पर सरदार सरोवर बांध भी बना है। देखिए कि नर्मदा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बांध है, तो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, तो तवा, शेर, बंजर और आपका ओरसंग आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धुआंधार, दुग्धारा, काम्पिल धारा जलप्रपात किस नदी पर आपका है। धुआंधार, दुग्धधारा व कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपके नर्मदा नदी पर आपके बने हैं। जिसमें से नर्मदा नदी पर पूछा जाता है कि काम्पिल धारा है ना, दुग्धधारा है, धुआंधार आपका, तो आपके नर्मदा नदी पर ये आपके जलप्रपात हैं।
नर्मदा नदी विवाद से जुड़ा हुए राज्य कौन है? तो नर्मदा नदी विवाद से जुड़ा है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ये जो आपके हैं दोस्तों याद रखिए नर्मदा विवाद से आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है? तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच प्रवाहित होती है जो नर्मदा है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी है। नोट कर लीजिएगा कि भैया अरब सागर में गिरने वाली भारत की, देखिए यहां पर अरब सागर में गिरने वाली ये भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि पश्चिम पूर्व बहती है ना, तो आपकी नर्मदा नदी हो जाएगा 1312 किलोमीटर। आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए तापी नदी, जैसे हम लोग ताप्ती नदी कहते हैं दोस्तों। ताप्ती नदी का जो उद्गम है कहां से होता है? मुल्ताई पहाड़ी से, जो कि बैतूल में आपका पड़ता है, बैतूल मध्य प्रदेश में। तापी नदी का मुहाना कहां पर, ये गिरती कहां पर है? आपकी खंबात की गाड़ी में, जो कि अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर देखिए कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी आपकी कौन है? तो आपकी ताप्ती नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियों में जैसे गिरना है और आपकी अरुणावती नदियां हैं। ताप्ती नदी किस प्रकार की नदी से घाटी से प्रवाहित होती है? तो ताप्ती नदी किस प्रकार की नदी घाटी से? तो आप कहेंगे भ्रंश घाटी से। हमने कहा कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है आपकी कौन है? तो आपकी नर्मदा नदी भी, और आपकी देखा जाए भ्रंश घाटी से होकर बहती है आपकी ताप्ती नदी भी। अब यहाँ पर देखो दिया गया है माही नदी। माही नदी की बात करते हैं तो माही नदी का उद्गम कहां से होता है? तो भैया मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा गांव में बिंद श्रेणियों से होता है। कहां से? तो आपकी बिंद श्रेणियों से आपका होता है, याद रखेगा। ठीक है ना, क्लियर है? अगला दिया गया है, कह रहे माही नदी का मुहाना कहां पर है? माही नदी का मुहाना कहां पर है, जवाब देना है। पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से इस प्रकार के आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे। हमने कहा ऐसे ऐसे वीडियो बनाया है कि जिसको एक बार देख लेंगे उसी से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको फंसते चले जाएंगे। तो पहली बार जुड़ रहे हैं तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा के शेयर करिएगा। ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग थोड़े से जुड़ सकें। ठीक है ना, और प्ले लिस्ट में आपकी और भी वीडियो बनी है उनको भी आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है ना, देखो आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है कि माही नदी का मुहाना कहां पर है? खंबात की खाड़ी। हमने बताया भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कह रहा है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपकी माही नदी। क्या है? माही नदी आपका हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर देखो दिया है कि माही नदी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं आपकी सोम और जाखम नदी हैं। देखो हमने कहा कि ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत में? आपकी माही नदी है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, यहां पर दिया गया है, अगला है शरावती नदी। दोस्तों शरावती नदी उद्गम कहां से होता है? तो आपके शिमोगा जिले की आपके कर्नाटक में होता है। शरावती नदी किस महासागर में विलीन हो जाती है? तो क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर देखो आपसे कह रहा है कि शरावती नदी किस महासागर में विलीन होती है? तो शरावती नदी आपकी जाती है अरब सागर में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि काली नदी, काली नदी का उद्गम कहां से होता है? तो उत्तर कन्नड़ जिला है जो कि आपके कर्नाटक से होता है। कहां से? कर्नाटक से होता है। काली नदी किस स्थान में लुप्त हो जाती है? तो कारवाड़ की खाड़ी अर्थात अरब सागर में जाकर यहाँ पर लुप्त हो जाती है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ नदियां हैं आपकी, जैसे आपकी है गोदावरी नदी। देखिए गोदावरी नदी जो कि प्रायद्वीपीय नदियों में, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछता है तो आपको बताना है गोदावरी नदी। गोदावरी की कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में महाराष्ट्र से होता है। किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं? चलिए बताइएगा। चलिए देखो आपसे कह रहा है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? हमने कहा दक्षिण गंगा दिया है, दक्षिण की गंगा नहीं दिया है, दक्षिण गंगा दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो याद रखिए कि दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी को, क्योंकि भैया आकार और विस्तार में बड़ा होने के कारण इसको ये कहा गया है। क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गोदावरी नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में है? तो गोदावरी नदी का अधिकांश भाग आपके महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी का विस्तार किन राज्यों में है? तो गोदावरी नदी का विस्तार आपको दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में इंद्रावती, सबरी, बेनगंगा, पेनगंगा है ना, जो आपकी प्राणहिता, पूर्णा है, ये आपकी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला पॉइंट आपका आता है कृष्णा नदी। देखिए कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र से होता है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आपकी 1400 किलोमीटर आपकी है कृष्णा नदी की। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपकी तुंगभद्रा नदी हो जाएगी। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियों में जैसे कोयना है, तुंगभद्रा है, घाटप्रभा है, मूसी है, भीमा है, ये कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला है कृष्णा नदी का विस्तार किन किन राज्यों से है? तो कृष्णा नदी का विस्तार कहां कहां से है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से आपका है। कृष्णा नदी का मुहाना कहां पर है? कृष्णा नदी का मुहाना आपके बंगाल की खाड़ी में है। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर आपका है? विजयवाड़ा किस नदी के तट पर आपकी कृष्णा नदी, बिल्कुल आईएमपी पूछा भी जाता है। ठीक है ना, अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध किस नदी पर है? तो आपके कृष्णा नदी पर ही आपके बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कावेरी नदी।
तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो देखिए है कोडागु जिला जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से आपको मिलेगा कि भैया ब्रह्मगिरी पहाड़ी कौन सा जिला है, तो आपके कर्नाटक का कोडागु जिला है। याद रखिए दक्षिण भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है दोस्तों, 12मासी नदी हमेशा इसमें पानी भरा रहता है, ये है आपकी कावेरी नदी, याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। हमने कहा कि कासे कावेरी और कासे की अर्थात दक्षिण भारत की गंगा जो कहते हैं कावेरी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो भैया ये कहा जाता है पवित्रता के आधार पर इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है, और गोदावरी को दक्षिण गंगा उसके बृहद आकार के कारण कहा गया था। लेकिन यहाँ पर दक्षिण की गंगा जो कहा गया है ना, दक्षिण की गंगा कहा गया, वो पवित्रता के आधार पर कहा गया। कावेरी नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे, तो कावेरी नदी को प्राचीन काल में याद रखिए पूर्णी नदी के नाम से जानते थे। किस नाम से, पूर्णी नदी के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है, तो दोस्तों याद रखिए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से जुड़ा है। कावेरी नदी का विस्तार किन किन राज्यों से है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, तो हेमवती, लोकपावनी, सिमसा, भवानी, है ना, लक्ष्मण तीर्थ ये आपकी नदियां आती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रीरंगपट्टनम किस नदी किनारे है, आईएमपी पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है, आप कहेंगे सर कावेरी नदी किनारे है। मेटूर बांध शिवसमुद्रम बांध किस नदी पर है, मेटूर बांध शिवसमुद्रम बांध किस नदी पर है, आपकी कावेरी नदी पर आपका याद रखेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है महानदी। देखिए महानदी का उद्गम कहां से होता है, तो आपके सिंहावा पहाड़ी जो कि धमतरी जिला पड़ता है छत्तीसगढ़ में, वहां से इसका उद्गम होता है महानदी का। महानदी की कुल लंबाई जो आपकी है वो आपकी 860 किलोमीटर है। महानदी का मुहाना जो आपका है कहां है, बंगाल की खाड़ी में है। हीराकुंड बांध जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध का रिकॉर्ड इसके नाम है, जो कि आपके टिकपारा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो आपकी महानदी पर ही किया गया है ना। मतलब है जो आपका हीराकुंड बांध है और आपका पारा बांध आपका ये महानदी पर है। दोस्तों महानदी किन राज्यों में प्रवाहित है, महानदी किन राज्यों में, तो आपकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। महानदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, तो महानदी की प्रमुख सहायक नदियां शिवनाथ है, मांड है, जोंक है, तेल है और ओंग है। क्वेश्चन महानदी में आपसे पूछेगा जोंक नदी और तेल नदी ज्यादा पूछी जाती है। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं पेरियार नदी। पेरियार दोस्तों याद रखिए केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पेरियार नदी आपकी है केरल की सबसे लंबी नदी। पेरियार नदी का उद्गम कहां से होता है, तो पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से जो कि तमिलनाडु में आपका है। पेरियार नदी का मुहाना कहां है, तो पेरियार नदी जाती है कहां पर, तो वेम्बनाड झील में आपकी जाती है जो कि केरल में। वेम्बनाड नदी पर ही दोस्तों जो आपकी नौकायान होता है ना, जो खेल होता है इसमें आपका होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वैगई नदी जो आपकी है कहां पर है। अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे होते ना तो इतना नहीं पढ़ पाते, लेकिन आप देखेंगे थ्योरी में आप पूरी की पूरी आराम से पढ़ जाएंगे पूरी तरीके से। देखो दिया है वैगई नदी का स्रोत कहां पर है, तो वैगई नदी दोस्तों याद रखिए वर्षा नद पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में है। वैगई नदी कहां विलीन होती है, पाक की खाड़ी में जाती है। कहां पर, पाक की खाड़ी में जाती है, पाकिस्तान नहीं, पाक की खाड़ी जो कि आपकी कहां पर है, यहाँ पर जो आपके तमिलनाडु वाला आपका भारत और इसके बीच में आपका पाक की खाड़ी में जाती है वैगई नदी। अब आते हैं यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी, जिसे स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। स्वर्ण रेखा नदी उद्गम कहां से है, तो आपके रानी चुआ जो कि छोटा नागपुर पठार से होता है, जो कि रांची आपके झारखंड से। दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी किस स्थान में विलीन होती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाती है। जमशेदपुर टाटानगर शहर किस नदी किनारे हैं, तो आपके स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही आपके बसे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखो अभी एक नदियां जो आपकी थी कौन सी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में एक लूनी नदी भी थी। दोस्तों लूनी नदी की बात करते हैं तो लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है, अरावली पर्वत से होता है। अजमेर के राजस्थान में से एक जगह पड़ती है दोस्तों, याद रखिए अजमेर से, है ना, अजमेर में से तो आपकी अरावली आपके हो जाएगी। यहाँ पर लूनी नदी कहां पर समाहित होती है, लूनी नदी जो आपकी समाहित होती है वो आपके कहां समाहित होती है, तो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नमकीन नदी किसे कहते हैं, नमकीन नदी किसे कहते हैं, लवड़ी नदी किसे कहते हैं, और कच्छ के रण में गायब होने वाली नदी कौन सी है। सूखड़ी और रीलड़ी जो आपकी सहायक नदियां हैं वो किसकी हैं, सब इसी की हैं। तो लूनी नदी कहां समाहित होती है, कच्छ के रण में। किस नदी को रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं, याद रखिएगा कि रेगिस्तान की गंगा कहते हैं आपकी लूनी नदी को कहा जाता है। सूखड़ी जो आपकी सूखड़ी है इसकी सहायक नदी है, सूखड़ी इसकी सहायक नदी है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि साबरमती नदी, क्या दिया है, साबरमती नदी जो कि आपके पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है, अरावली पर्वत से, राजस्थान से होता है। साबरमती नदी कहां गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में गिरती है। अगला दिया गया है अहमदाबाद, है ना, और गांधीनगर शहर किस नदी किनारे हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर शहर हैं आपके साबरमती नदी किनारे आपके हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आपसे कह रहा है भारत में विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियां हैं, देख सकते हैं हरित क्रांति, हरित क्रांति मतलब खाद्यान्न या कृषि उत्पादन से जुड़ा है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से आपका जुड़ा है। काली क्रांति या कृष्ण क्रांति जो कहते हैं ये पेट्रोलियम को कहा जाता है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी, शहद और आपके फल उत्पादन से होता है। गुलाबी क्रांति दोस्तों याद रखिए प्याज, झींगा उत्पादन और औषधियों से संबंधित आपके जो फार्मिस्ट होते हैं उनसे संबंधित है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, याद रखिएगा भूरी क्रांति का जो संबंध है वो आपका जुड़ा है किससे, तो आपके चमड़े और कोको उत्पादन से।
धूसर क्रांति जिसे ग्रे बोलते हैं रासायनिक उर्वरक उत्पादन से जुड़ा है। रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट पालन होता है। पीली क्रांति का संबंध आपके तिलहन उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से हो जाएगा। सेफ्रान क्रांति केसर उत्पादन से है। सेफ्रान क्रांति का संबंध किसे है, तो सेफ्रान क्रांति का संबंध आपके केसर उत्पादन से है। हरित सोना क्रांति किसे कहते हैं, तो हरित सोना क्रांति आपके बांस उत्पादन को कहते हैं। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। रजत रेशा क्रांति दोस्तों कपास उत्पादन के लिए आपका जुड़ा हुआ है। अगला है स्वर्ण रेशा क्रांति। देखो रजत रेशा कपास है और स्वर्ण रेशा आपका जूट है, दोनों में कंफ्यूज मत होइए। याद रखिए रजत रेशा दिया है तो कपास है, स्वर्ण रेखा क्रांति है तो आपका जूट या पटसन उत्पादन है। और इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इंद्रधनुषी चलाया गया। अब यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारत के शीर्ष फल उत्पादक राज्यों में से, भारत के शीर्ष फसल उत्पादक राज्यों में से यहाँ पर देखो दिया है कि भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है। चलिए बताएगा कि भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। कहां पर, पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन आपके महाराष्ट्र में होता है। भारत में गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में आपका सर्वाधिक होता है। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है। चाय का उत्पादन आपके कहां होता है, तो असम में होता है। मक्का का उत्पादन भारत में कर्नाटक में होता है। फलों का सर्वाधिक उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर नारियल उत्पादन आपके केरल में होता है। देखो यहाँ पर कपास का उत्पादन कहां होता है, भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में। तिलहन का उत्पादन आपके राजस्थान में होता है और दालों का सर्वाधिक उत्पादन आपके एमपी में होता है, एमपी में, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन, कॉफी का उत्पादन आपके कर्नाटक में, रबड़ का उत्पादन आपके केरल में, खाद्यान्न उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश में। कुल खाद्यान्न के हिसाब से उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है। सूरजमुखी का उत्पादन दोस्तों याद रखिए कर्नाटक में होता है। सर्वाधिक चना का उत्पादन कहां होता है, सर्वाधिक चना का उत्पादन, तो सर्वाधिक चना का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन आपके कहां पर, उत्तर प्रदेश में होता है। सब्जी उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश, पहले पश्चिम बंगाल का नाम था, अब यहाँ पर कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक सोयाबीन कहां होता है, तो आपके महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। महाराष्ट्र नहीं होगा आपका एमपी होगा भैया, यहाँ पर एमपी हो जाएगा। अरहर का उत्पादन आपके महाराष्ट्र में है। मूंगफली का उत्पादन आपके गुजरात में होता है। अगला है सरसों का उत्पादन कहां होगा, तो सरसों का उत्पादन कहां होता है, आपके राजस्थान में होता है। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन आपके मेघालय दिया है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन, इसको काट दीजिएगा, अच्छा सर सही है, इरी रेशा है, क्या है, इरी रेशम दिया है। इरी रेशम का उत्पादन आपके मेघालय में होता है। वैसे रेशम आपके तमिलनाडु में आपका होगा, है ना। यहाँ पर सर्वाधिक इलायची और काली मिर्च का उत्पादन आपके केरल में होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत के प्रमुख बंदरगाहों की जो सूची है वो आपकी कौन सी है, देख सकते हैं कि भैया कलकत्ता एयरपोर्ट कहां पर है, कलकत्ता पोर्ट आपके कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। पारादीप बंदरगाह जो आपके कहां पर है, तो आपके उड़ीसा में। विशाखापट्टनम आपके कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। आपका देखो अगला पॉइंट दिया गया चेन्नई, देखो दिया है चेन्नई, जो जरूरी है वही पढ़ाएंगे। चेन्नई जो आपका बंदरगाह तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन आपके तमिलनाडु में है। कोचीन बंदर कहां पर है, आपके केरल में हो जाएगा। अगला है न्यू मंगलोर, क्या दिया है, न्यू मंगलोर जो आपका है कहां पर है, कर्नाटक में है ना। मुर्मुगोवा जो आपका है वो आपके गोवा में है। मुंबई पोर्ट आपके महाराष्ट्र में है और उसी के सपोर्ट के लिए बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू जो कि आपके महाराष्ट्र में। कांडला कहां पर है, आपके गुजरात में है। और पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, तो आपके अंडमान निकोबार में है। अब यहाँ पर देखिए भारत में कुछ आपके दर्रे हैं, जैसे पूछेगा भारत में, जैसे काराकोरम दर्रा है। करमकोरम दर्रा किस राज्य में है, आपके लद्दाख में है, जिस पर लद्दाख और चीन का मार्ग यहाँ से निकला हुआ है। बुर्जिल दर्रा कहां पर है, बुर्जिल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में है, जहां से दोस्तों याद रखिए श्रीनगर और गिलगित जाने का मार्ग यहां पर मिलता है। जोजिला दर्रा की बात करते हैं, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर और गिलगित और लेह मार्ग का यहां से जाता है। अगला है पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर में है, जम्मू और श्रीनगर मार्ग बनाता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ये पूछा जाता है मनाली और लेह का जो मार्ग है वो कौन सा दर्रा है, तो बाड़ा लाचा दर्रा जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा कहां पर है, तो आपका सिपकीला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है, जो कि शिमला और तिब्बत मार्ग आपका बनाता है। रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है, मनाली और लेह के लिए मार्ग बनाता है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है, ठीक है, नीति दर्रा आपके उत्तराखंड में है, जो कि उत्तराखंड तिब्बत मार्ग बनाता है। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, 3 दर्रा आपके उत्तराखंड में महत्वपूर्ण है, नीति, माना और लिपुलेख आपके उत्तराखंड में है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपका आता है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में है, जो कि सिक्किम और तिब्बत का मार्ग बनाता है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, सिक्किम और भूटान मार्ग बनाता है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि तवांग घाटी और तिब्बत मार्ग बनाता है। यांग्याप दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। यांग्याप दर्रा कहां पर है, तो यांग्याप दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत का मार्ग बनाता है। दीपू दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, अरुणाचल और आपका म्यांमार के बीच आपका है। तुजू दर्रा क्या दिया है, तुजू दर्रा कहां पर है, आपके मणिपुर में है। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, पालघाट दर्रा आपके केरल में है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछेगा पालघाट दर्रा किन के बीच है, तो आप कहेंगे कोच्चि और कोयम्बटूर के बीच यह रास्ता बनाता है, जो कि केरल तमिलनाडु के बीच आपका है। दोस्तों थालघाट और भोरघाट कहां पर है, ये पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, जो कि आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएंगे। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, देखिए कुछ आपके प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे कि आपसे पूछेगा लाल प्रकाश, लाल प्रकाश होता है खतरे या यातायात के रुकने का संकेत देता है।
हरा प्रकाश जो होता है यातायात वाहनों के प्रस्थान करने के लिए संकेत देता है। ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट हमने यहाँ पर रख लिया है इस टॉपिक को। देखो पीला झंडा जो होता है, पीला झंडा ये संक्रामक रोगियों को ले जाने वाला वाहन होता है। जो संक्रामक रोगी होते हैं उनको ले जाने वाला ये झंडा होता है पीला झंडा। अगला है लाल झंडा किस लिए होता है, तो क्रांति या खतरे का प्रतीक होता है। याद रखिए काला झंडा होता है विरोध प्रदर्शन के संकेत के लिए। उल्टा झंडा होता है मतलब संकट आ गया है देश में, है ना। याद रखिए सफेद झंडा होता है संधि संधि या समर्पण करने के लिए सफेद झंडा होता है। अगला झुका हुआ झंडा अगर होता है तो समझ जाइएगा कि झुका हुआ झंडा क्यों हुआ, अर्थात ये राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। याद रखिएगा यहाँ पर अगला है कि लाल रेड, है ना, लाल रेड क्रॉस जो होता है अस्पताल और डॉक्टरी सहायता के लिए होता है। चक्र जो होता है प्रगति का प्रतीक होता है। और ओलिव जो कि जैतून की शाखा है ये शांति का प्रतीक है। आप देखते होंगे यूनो में जो आपकी शाखा है ना बना हुआ है लोगो, उसमें आपकी जैतून की 2 पत्तियां हैं जो कि शांति का प्रतीक आपका माना जाता है। लाल त्रिकोण अगर बना हुआ है, लाल त्रिकोण है तो परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतीक है, ठीक है, सॉरी परिवार कल्याण का प्रतीक होता है, परिवार कल्याण का। और सफेद कबूतर जो पक्षी होता है ये शांति का प्रतीक होता है। वहां पर अगर काली पट्टी बांध लिया जाए तो समझो ये विरोध का प्रदर्शन हो रहा है, दुख हो गया, शोक हो गया, विरोध का प्रतीक हो जाता है। एक दूसरे को काटती 2 हड्डियां और ऊपर खोपड़ी जो होती है किसके लिए होती है, तो बिजली के लिए होती है। किसके लिए होती है, एक दूसरे को काटती हुई 2 हड्डियां और ऊपर खोपड़ी होती है तो बिजली के खतरे का संकेत होता है। और अगला है कि आंखों पर पट्टी, क्या दिया है कि भैया आंखों पर पट्टी है और हाथ में तराजू लिए महिला, ये न्याय का प्रतीक होता है। याद रखिए न्याय का प्रतीक होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपका आता है शोध संस्थान। शोध संस्थानों से भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलते हैं। यहां पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है, कह रहे परमाणु भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है, चलिए बताइएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आपके ट्राम्बे जो कि मुंबई में है, ट्राम्बे जो कि मुंबई में हो जाएगा। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर है, आपके नई दिल्ली में है। भारतीय लाख अनुसंधान कहां पर है, तो आपके रांची में है। भारतीय कृषि अनुसंधान आपके नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान, ये सर्वेक्षण जो आपका है कहां पर है, कोलकाता में है। भारतीय वन्य जीव संस्था जो आपकी है कहां पर है, देहरादून में हो जाएगा। आगे बढ़िए पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान। जब बात आई है आयुर्विज्ञान की तो आप कहेंगे सर नई दिल्ली में है। अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय जैविक संस्थान, पूछे जैविक संस्थान कहां पर, राष्ट्रीय जैविक रासायनिक जैविक संस्थान आपके कोलकाता में हो जाएगा। अगला है कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहां पर है, आपके बेंगलुरु में है। और केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, केंद्रीय जूट कहां मिलेगा, कोलकाता में। तंबाकू कहां है, तो तंबाकू अनुसंधान आपके राजमुंदरी में है। आलू अनुसंधान कहां पर है, आपके शिमला में है। और खनन अनुसंधान कहां पर है, तो आपके धनबाद में हो जाएगा। और अगला पॉइंट आपसे कह रहा है सड़क अनुसंधान, सड़क अनुसंधान आपके नई दिल्ली में है। ईंधन अनुसंधान कहां पर है, जिलपुई गुड्डी में आपका हो जाएगा, जिलगोयडी में है। चमड़ा अनुसंधान कहां पर है, चमड़ा अनुसंधान आपके चेन्नई में है। चावल अनुसंधान कहां पर है, आपके कटक में है। भवन निर्माण अनुसंधान आपके रुड़की में, कहां पर है, रुड़की हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है औषधि, क्या दिया है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये आपके लखनऊ में है। कहां पर है, वनस्पति लग जाता है, विष अनुसंधान हो तो आपके कहां पर है, लखनऊ में। राष्ट्रीय बौद्ध अध्ययन अनुसंधान, राष्ट्रीय बौद्ध अध्ययन अनुसंधान आपके लेह में है। अगला दिया गया है ये केंद्रीय मृदा और सामग्री, क्या दिया है, केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र कहां पर है, आपके नई दिल्ली में है। अगला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पर है, तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपके पणजी जो कि आपके गोवा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान आपके करनाल जो कि हरियाणा में है। धातु विज्ञान, धातु जम जाती है तो आप कहेंगे सर ये जमशेदपुर में आपके है। और अगला पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, क्या दिया है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र आपके पुणे में है। राष्ट्रीय भूकंप आंकड़ा केंद्र कहां पर है, आपकी नई दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर है, तो आपके मुंबई में है। और औषधि विश्व अनुसंधान अभी बताया कि लखनऊ में है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्या दिया है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो आपका है वो आपके कहां पर है, देहरादून में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान आपके चंडीगढ़ में हो जाएगा। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके जो हवाई अड्डे हैं, कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे में जैसे कि पूछेगा कि भैया इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो आप कहेंगे ये आपके दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो आपके मुंबई में, कहां पर है, आपके मुंबई में हो जाएगा। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, आपके कोलकाता में है। अगला है बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो आपके नागपुर में हो जाएगा। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल आप कहेंगे वाराणसी में है। सरदार हो गया ना, लाल बहादुर शास्त्री कहां पर है, वाराणसी में है। तिरुचिरापल्ली में होगा। कोयम्बटूर में होगा। जयपुर में होगा। मंगलुरु दोस्तों आपके मंगलुरु में होगा, है ना। कैंपोगोंडा हवाई अड्डा 2024 में भैया ये सर्वश्रेष्ठ अड्डा आपका बना है कैंपोगोड़ा जो आपका है ना। यहाँ पर कौन, कैंपोगोड़ा। यहाँ पर दिया है वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। कोचीन आपके कोचीन में है। राजीव गांधी, याद रखिए राजीव गांधी कहां पर है, आपके हैदराबाद में है। कालीकट आपके कहां हो जाएगा, तो कोझिकोड जो कि आपके केरल में है। अगला है लोकप्रिय गोपीनाथ, क्या दिया है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके गुवाहाटी में है। अन्ना आपके कहां पर है, अन्ना आपका कहां है, तो अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके चेन्नई में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके इंदौर में हो जाएगा।
चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो ये आपके लखनऊ में है। और अगला दिया गया है कि शंख उल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके श्रीनगर में हो जाएगा, ठीक है ना। अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया गया है राज्य और बांधों के नाम और नदी का नाम। देखिए यहां पर दिया है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश में देखा जाए कि भैया श्रीशैलम बांध जो आईएमपी है वही हम आपको बताएंगे। याद रखिए श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है, किस नदी पर, आपकी कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है, तो आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीशैलम बांध किस नदी पर है, आप कहेंगे सर कृष्णा नदी पर आपका है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। उकाई बांध आपके कहां पर है, ताप्ती नदी पर है, ठीक है ना। उकाई बांध कहां पर है, ताप्ती नदी, और कहां पर है, तो आपके गुजरात में हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है भाखड़ा नांगल बांध। दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध कहां पर है, सतलुज नदी पर है, और ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश है ना, और पंजाब की सीमा पर आपका है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नाप्ता झाकरी बांध। दोस्तों नाप्ता झाकरी बांध जो कि सतलुज नदी पर है, या इसमें है तो आपकी सतलुज नदी पर है, आपकी हिमाचल प्रदेश में आपका है। वहीं पर चमेरा बांध जो हाल ही में रहा है, चमेरा बांध ये आपकी रावी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। अगला है बगलिहार बांध। दोस्तों बगलिहार बांध आपकी जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पर आपका है ना। उरी पनबिजली बांध जो आपका है झेलम नदी पर है, उरी पनबिजली बांध ये आपकी झेलम नदी पर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया है अगला पॉइंट कौन है, मैथान बांध जो आपका मैथान आपके बराकर नदी में झारखंड में हो जाएगा। अगला दिया गया है तुंगभद्रा बांध। तो दोस्तों तुंगभद्रा बांध आपके तुंगभद्रा नदी पर कहां पर है, तो आपके कर्नाटक में है। अलमाटी बांध कहां पर है, तो कृष्ण नदी पर है, कर्नाटक में ही आपका है। और अगला दिया गया है यहां पर कौन सा, अगला पॉइंट आ गया है आपका केरल में। तो केरल में दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपका इदुक्की बांध कहां पर है, तो आपकी पेरियार नदी पर, किसमें है, पेरियार नदी पर आपका हो जाएगा, ठीक है। मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है, तो आपके पेरियार नदी पर ही आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राजघाट बांध। राजघाट बांध आपके कहां पर है, तो आपकी बेतवा नदी पर है, कहां पर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर आपका है। जितना बता रहे हैं बस उतना रट्टा मार लेना है, उतने आपको मिलेंगे, इस तरह ज्यादा मिलना नहीं है, इसलिए इस तरह नहीं बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया अगला मध्य प्रदेश में कुछ बांध है, जैसे कि भैया यहाँ पर बाण सागर बांध आपके सोन नदी पर है, आपके कहां पर, मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध आपके चंबल नदी पर है, ठीक है ना, चंबल नदी हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो भैया महाराष्ट्र में याद रखिएगा एक बांध है आपका कोयना बांध, आपकी कोयना नदी पर है, ठीक है। कोयना बांध कोयना नदी में है। जायकवाड़ी बांध, क्या जायकवाड़ी बांध आपके गोदावरी नदी पर आपका बना है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है गिरना बांध, तो गिरना नदी पर है, ठीक है, गिरना बांध आपके गिरना नदी पे। वैतरणा बांध आपके वैतरणा नदी पर आपका है। अगला यहाँ पर आते हैं, अगला दिया गया है यहाँ पर तेलंगाना में कौन सा आपका एमपी हो सकता है, यहाँ पर निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध आपको दोस्तों याद रखिएगा मंजीरा नदी पर आपका बना हुआ है। अगला है महाराष्ट्र में से, यहाँ पर महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आ गया है जलापुर हो गया इंद्रावती बांध। देखिए इंद्रावती बांध किस नदी पर है, तो आपकी इंद्रावती नदी पर आपका हो जाएगा। हीराकुंड बांध आपकी महानदी पर, जो कि आपके उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है ना। और मेटूर बांध कहां पर है, मेटूर बांध आपकी कावेरी नदी पर है, जो कि आपके तमिलनाडु में है। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर है, रिहंद बांध है, जो कि रिहंद नदी पर आपका है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो टिहरी बांध जो आपका है वो आपकी भागीरथी नदी पर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर आपका जलप्रपात। चलिए देखिए भाई जलप्रपात की अगर बात कर लेते हैं तो भैया यहाँ पर दिया है कुंचिकल प्रपात। कुंचिकल प्रपात जो आपका है याद रखिएगा शिमोगा जिला, जो कि आपके कर्नाटक में है। कुंचिकल प्रपात जो कि शिमोगा जिला कर्नाटक में आपका है। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं आपका दिया है कौन है, यहाँ पर दूध सागर बांध। दूध सागर जो आपका है दोस्तों याद रखिए, ये जलप्रपात दूध सागर जलप्रपात आपके कर्नाटक में है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर दिया गया है जोग या महात्मा गांधी बोलते हैं, जोग या महात्मा गांधी प्रपात आपके कर्नाटक में है, ठीक है ना। और अगला पॉइंट आपसे कह रहा है यहाँ पर कौन सा है, जोरांग ये नहीं होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है डल झील कहां पर है। डल झील कहां पर है दोस्तों, डल झील आपके जम्मू कश्मीर में है ना। डल झील जो आपके है जम्मू कश्मीर में है। और बुलर झील पूछे तो बताना है जम्मू कश्मीर में। वेरीनाग झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। मानसबल झील कहां पर है, आपके जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। यहाँ पर देखो राजसमंद, राज से राजसमंद दोस्तों, राजसमंद झील कहां पर है, तो आप रखिएगा राजस्थान में। पिछौला झील आपके राजस्थान में। सांभर झील आपके राजस्थान में। राकस ताल, ताल वाली जो झीलें होंगी वो आपको मिलेंगी उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो राकस ताल, नैनीताल, राकस और आपका माता ताल है ना, ये हो गए कहां पर है, तो आपके उत्तराखंड में। अब हुसैन सागर जो आपकी झील है, हुसैन सागर झील आपके आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की संयुक्त झील आपकी है, कौन सी, यहाँ पर पुलिकट झील। लेकिन इसका 60% आपके तमिलनाडु में आता है, इसलिए हम तमिलनाडु लगा रहे हैं। बाकी ऑप्शन में अगर तमिलनाडु नहीं होगा तो आप लोग आंध्र प्रदेश लगा सकते हैं। लोकटक झील आपकी कहां पर है, तो दोस्तों याद रखिए लोकटक झील आपकी कहां पर है, मणिपुर में है। नागिन झील कहां मिलेगी, जम्मू कश्मीर में। शेषनाग, नाग वाली जितनी भी झीलें हैं वो जम्मू कश्मीर में होंगी। अनंतनाग है ना, तो ये कहां होंगे, आपके जम्मू कश्मीर में। दोस्तों यहाँ पर दिया गया जयसमंद, जयसमंद झील आपके राजस्थान में है। फतेह सागर झील राजस्थान में है। डिंडवाना झील भी कहां पर है, आपके राजस्थान में आपके है। ताल अगर आ गया है तो आप कहेंगे ताल कहां पर, उत्तराखंड में है ना। नैकुचिया ताल उत्तराखंड में, खुरपा ताल उत्तराखंड में। और पूछे फुल्लर झील कहां पर है, तो आपके उत्तर प्रदेश में है।
कोलेरू झील कहां पर है? कोलेरू झील कहां पर है? तो आपके आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोनार झील दोस्तों एक क्रेटर झील है जो कि ज्वालामुखी से उत्पन्न आपके यहाँ पर मानी जाती है कि ज्वालामुखी से उत्पन्न हुई झील कौन सी है? लोनार झील है, जो कि आपकी क्रेटर झील के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में है। बिम्बनाथ झील कहां पर है? आपके केरल में है, जिसमें नौकायान खेल जो होता है इसी में होता है। अष्टमुदी झील कहां पर है? अष्टमुदी, तो अष्टमुदी झील आपके कहां पर है? तो आपके दोस्तों केरल में है। कहां पर है? केरल में है। रूपकुंड कहां पर? उत्तराखंड में है। हमने कहा अयोध्या देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है ना। अयोध्या कहां है? उत्तर प्रदेश में है, राम जन्मभूमि। प्रयागराज उत्तर प्रदेश। वृंदावन कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। मतलब यहाँ पर ये पॉइंट कह रहा है कि ये क्यों प्रसिद्ध आपके हैं? तो अयोध्या प्रसिद्ध है क्योंकि राम जन्मभूमि के लिए। प्रयागराज दोस्तों गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, कुंभ मेला लगता है। वृंदावन दोस्तों राम राधा कृष्ण की लीलाओं के रंग जो आपका रंगस्थली है। मथुरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण भूमि कंस मेला आपका लगता है। काशी जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में देखो विश्वनाथ मंदिर है, मणिकर्णिका घाट है, संकट मोचन मंदिर भी है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल दोस्तों काली घाट का जो काली मंदिर है वो आपका प्रसिद्ध है। गंगा सागर दोस्तों बंगाल में है। गंगा स्नान और मकर संक्रांति पर यहाँ पर मेला लगता है दोस्तों, याद रखिएगा। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, हिमालय क्षेत्र का उत्तरी धाम आपका है। हरिद्वार की बात करते हैं तो उत्तराखंड में है। कुंभ मेला स्नान गंगा स्नान का मेला और हर की पौड़ी ये आपके कहां पर है? तो हर की पौड़ी आपके हरिद्वार का हो जाएगा। केदारनाथ उत्तराखंड में है, चारों धामों में से एक आपका है। गुवाहाटी आपके असम में है, कामाख्या देवी मंदिर के लिए जाना जाता है। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में है, वैष्णो देवी का मंदिर है। श्रीरंग तमिलनाडु में है, श्री रंगनाथ मंदिर और जुमकेश्वर मंदिर आपके ये आपके तमिलनाडु में है। कांचीपुरम तमिलनाडु में है। शंकराचार्य के जो मठ आपके हैं ये आपको यहाँ मिलेंगे। तंजावुर आपके तमिलनाडु में है। चिदम्बरम आपके तमिलनाडु में आपका है दोस्तों। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है। चिदम्बरम में दोस्तों नटराज का मंदिर आपका है, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों यहाँ इसी को रखते हैं यहीं पर, ठीक है। ये क्लास में हमने पूरी की पूरी ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट कर दी। लास्ट में एक प्रकार से जो स्टैटिक जीके के रूप में क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। इस वीडियो को एक बार आप लोग कह सकते हैं दोबारा देख लीजिएगा, पूरी ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको हिस्ट्री, इसी प्रकार से पॉलिटी, इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स, इसी प्रकार से आपको जो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।